हेलो गाइस। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बट आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। रिमेनिंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के वो डिस्कस किए जाएंगे आज, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं फ्रॉम द फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। कौन सी चीज़ें हैं जो इक्विलिब्रियम कंडीशन को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। या फिर आप लोग किसी भी वेरिएबल को चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम पे कंडीशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, वेदर फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन, किधर जाएगा, कोई इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। वो चीज़ें आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज, ठीक है बेटा। चलिए तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं फ्रॉम द ली चैटलियस प्रिंसिपल। द ली चैटलियस प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि अगर हम लोग एनी ऑफ द वेरिएबल को चेंज करते हैं, इफ एनी ऑफ द वेरिएबल एट इक्विलिब्रियम इज चेंज्ड, अगर बेटा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कोई भी वेरिएबल को चेंज किया जाता है कीपिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट, बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनको कांस्टेंट रखते हुए, then the reaction always goes in that direction where the effect of change is minimum or zero। क्या बोला बेटा कि अगर हम लोग किसी भी वेरिएबल को चेंज करते हैं कीपिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट, आपने किसी भी एक वेरिएबल को चेंज किया बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखते हुए, then the रिएक्शन जो होगा वो उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे इफेक्ट ऑफ चेंज जो होता है वो कैसा होता है बेटा, मिनिमम होता है या जीरो होता है, ठीक है ना। जो भी आप चेंज कर रहे हैं उसका इफेक्ट कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो जिस डायरेक्शन में उसका इफेक्ट कैसा होगा, मिनिमम होगा, रिएक्शन क्या करते हैं हमेशा उसी डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में मैं बोलूँ बेटा तो ली चैटलियर ने क्या बोला कि अगर आप लोग किसी भी वेरिएबल को चेंज करेंगे तो रिएक्शन क्या करता है बेटा, उसका अपोज करता है। रिएक्शन क्या करता है, उसका अपोज करता है। आप जो भी चेंज करेंगे उसका रिएक्शन क्या करेगा, अपोज करेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है दैट इज द मोस्ट स्टेबल पॉइंट थर्मोडायनामिकली। किसी कोई भी रिएक्शन जो होता है बेटा वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कैसा होते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी चेंज करेंगे तो रिएक्शन क्या करेगा, वापस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लौट के जरूर आएगा। आपने जो भी चेंज किया, जो भी चेंज आप लोग करेंगे तो रिएक्शन क्या करेगा, वापस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लौट के आता है, ठीक है। अब ऐसा समझिए कि मान के चलो आप लोगों को रात में 2 बजे सोने की आदत है बेटा, आप रात को 2 बजे सोते हैं, ठीक है। आपसे कोई बोले कि तुम्हें 8 बजे सोना है बेटा, तुम्हें शाम को 8 बजे सोना है, तो तुम क्या करोगे, तुम अपोज करोगे, बोलोगे नहीं मुझे 2 बजे सोना है ना। सिंपल कि आपसे कोई बोले कि बेटा आपको अब सोना है सुबह 5 बजे, चलो आप 8 बजे नहीं सो रहे तो 5 बजे सो जाओ, आप उसका भी अपोज करेंगे। अब क्यों अपोज करेंगे, क्योंकि यू आर कंफर्टेबल एट 2 AM, आपको सोने की आदत है 2 बजे, है ना। तो आप कंफर्टेबल कौन सी सिचुएशन पे हैं, आप 2 बजे कंफर्टेबल है। ऐसे ही कोई भी रिएक्शन जो होता है बेटा वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होता है, कंफर्टेबल होता है, यानी मोस्ट स्टेबल होता है। अगर आप उसमें कोई भी चेंज करेंगे तो वो क्या करेगा, उसका अपोज करेगा, ठीक है ना। मान के चलो आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो वो क्या करेगा, उसका अपोज करेगा, वो कॉन्सेंट्रेशन को कम करने का कोशिश करेगा। आपने कॉन्सेंट्रेशन कम किया तो वो कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने का कोशिश करेगा। आपने प्रेशर को बढ़ाया तो प्रेशर को कम करने का कोशिश करेगा, आपने कम किया तो बढ़ाने का कोशिश करेगा। जो भी आप काम करेंगे रिएक्शन क्या करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम इज द मोस्ट स्टेबल पॉइंट, वो वापस क्या करेगा बेटा, इक्विलिब्रियम पे लौट के आने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टर्म जो डिस्कस किया जाएगा दैट इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या डिस्कस करने वालों में, कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट होते हैं। मान के चीज चलिए आप लोगों के पास में एक रिएक्शन है, उसमें क्या हो रहा है बेटा, रिएक्टेंट इज गिविंग यू प्रोडक्ट, ठीक है। आपने क्या किया, इसमें कुछ रिएक्टेंट ऐड कर दिया। रिएक्टेंट को ऐड करने का मतलब क्या, आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ा दिया। आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाया तो रिएक्शन क्या करेगा, रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। आपने क्या किया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाया, वो क्या करेगा, उसको डिक्रीज करने का कोशिश करेगा। तो डिक्रीज करने के लिए क्या किया बेटा, वो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो एडिशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब होता है कि रिएक्शन जो होगा वो किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप लोगों ने क्या किया होता है बेटा, तुम लोगों ने रिमूव किया होता है किसको बेटा, रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट को हटा दिया उसमें से। अब रिएक्टेंट को हटा देंगे तो रिएक्शन क्या करेगा, उसको बनाने का कोशिश करेगा। वो बनाएगा कैसे, दैट विल मूव टू बैकवर्ड डायरेक्शन। किधर आएगा बेटा, वो बैकवर्ड आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग प्रोडक्ट रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को कम करते हैं तो रिएक्शन जो होता है वो कौन से डायरेक्शन में चलता है बेटा, तो रिएक्शन जो होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है ना। सिमिलरली इसी के जैसे अगर आप लोग बेटा क्या किए होते, अगर आप लोगों ने प्रोडक्ट को ऐड किया होता तो रिएक्शन आप लोग समझ सकते हैं कि किधर जाएगा बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर आप लोग बेटा प्रोडक्ट को रिमूव किए होते हैं तो रिएक्शन जो होगा बेटा वो कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ठीक है ना।
तो सिंपल आप लोग पहचान सकते हैं, आप कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने पे रिएक्शन जो होगा वो किस डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, मान के चलिए कोई भी रिएक्शन है, उसमें आप लोगों ने प्रेशर को बढ़ा दिया, तो आपने प्रेशर बढ़ाया, रिएक्शन क्या करेगा बेटा, आपने प्रेशर बढ़ाया, रिएक्शन क्या करेगा, रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज। रिएक्शन क्या करेगा, तो प्रेशर को कम करने का कोशिश करेगा, है ना। आपने प्रेशर बढ़ाया, रिएक्शन क्या करेगा, प्रेशर को कम करने का कोशिश करेगा। तो प्रेशर को कम करने के लिए वो किधर जाएगा बेटा, जहां पर प्रेशर कम होगा उधर जाएगा, है ना। आपने क्या किया, किसी भी रिएक्शन ने प्रेशर को इंक्रीज किया, तो रिएक्शन क्या करेगा बेटा, रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज द प्रेशर। रिएक्शन कोशिश करेगा प्रेशर को डिक्रीज किया जाए। डिक्रीज करने के लिए वो किस डायरेक्शन में जाएगा बेटा, तो आपको पता है फ्रॉम पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स होता है। प्रेशर जो होता है वो कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स होता है। तो रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में जाता है। रिएक्शन कहाँ जाएगा, उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स प्रेजेंट होंगे। रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा बेटा, रिएक्शन विल मूव टू दैट डायरेक्शन वेयर लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर प्रेजेंट। इसका उल्टा आप लोग करेंगे तो उल्टा होगा। आप प्रेशर को कम करेंगे तो बेटा वो प्रेशर आपने अगर कम किया तो वो क्या करेगा, प्रेशर को इंक्रीज करने का कोशिश करेगा। क्या करने का कोशिश करेगा बेटा, इंक्रीज करने का। इंक्रीज करने के लिए वो किधर जाएगा बेटा, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स प्रेजेंट होंगे, जहाँ पे गैसियस मोल्स कैसा होगा, ज्यादा होगा, उधर जाएगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग प्रेशर के इंक्रीज करने का इफेक्ट समझते हैं। मान के चलो आप लोगों ने किसी भी रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाया, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। ठीक है ना। अगर किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एन जी कैसा है बेटा, डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव है, डेल्टा एन जी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, डेल्टा एन जी पॉजिटिव होने का सिंपल सा मतलब यह है कि गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर ग्रेटर देन गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये नो, है ना। आप लोगों ने क्या किया बेटा, आपने प्रेशर बढ़ाया है, मैं बात कर रहा हूँ उस रिएक्शन की जहाँ पे डेल्टा एन जी कैसा है, पॉजिटिव है। तो किसी भी रिएक्शन अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो होगा, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट होगा, वो कैसा होगा बेटा, वो ज्यादा रहा होगा गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, है ना। अगर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कम है, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन कहाँ जाएगा बेटा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होगा, तो किसकी तरफ आएगा बेटा, किसकी तरफ आएगा, रिएक्टेंट की तरफ आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट का मोल कैसा है बेटा, कम है। रिएक्टेंट की तरफ आने का मतलब रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में गया बेटा, रिएक्शन गया बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है ना। तो अब ये समझिए कि अगर डेल्टा एन जी किसी का पॉजिटिव है तो बेटा रिएक्शन क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आते हैं। अगर किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एन जी कैसा है बेटा, जीरो, डेल्टा एन जी जीरो, तो बेटा उस रिएक्शन पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है ना, कि दोनों तरफ प्रेशर कैसा है, सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं हुआ है। ठीक है। अगर किसी रिएक्शन में डेल्टा एन जी कैसा है बेटा, नेगेटिव, डेल्टा एन जी नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर लेस देन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर लेस देन गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। आप प्रेशर बढ़ाने पे क्या बोलते हैं, रिएक्शन जाता है उस डायरेक्शन में जहाँ पे गैसियस मोल्स कम होंगे। तो बेटा कम कहाँ पे है, कम है बेटा प्रोडक्ट साइड में। गैसियस मोल्स कम कहाँ पे आपको दिख रहा है, गैसियस मोल्स कम कहाँ पे बेटा, इन प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में गया, रिएक्शन गया फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंड रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू बेटा। अगर आप प्रेशर को कम करते तो क्या आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, आपने प्रेशर को बढ़ाया, अगर आप प्रेशर को कम किए होते, आपने प्रेशर कम किया होता तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाता, आपने प्रेशर को कम किया। अगर डेल्टा एन जी कैसा है बेटा, डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, तो रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड। अगर डेल्टा एन जी कैसा है बेटा, जीरो, तो क्या होगा, नो इफेक्ट। अगर डेल्टा एन जी कैसा है किसी भी रिएक्शन का नेगेटिव, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा बेटा, उल्टा, बैक। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप प्रेशर कम कर रहे हैं, आपने प्रेशर कम किया, रिएक्शन विल ट्राई टू इंक्रीज द प्रेशर। प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए वो ज्यादा मोल जहाँ होगा उधर जाएगा। तो यहाँ पे मोल ज्यादा कहाँ पे, प्रोडक्ट साइड में, तो फॉरवर्ड गया, है ना। डेल्टा एन जी पॉजिटिव वाले में मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, डेल्टा एन जी नेगेटिव वाले में मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है बेटा, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है। तो बेटा कौन सी डायरेक्शन में आ गया, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ गया। ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। बड़ा वॉल्यूम का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो वॉल्यूम को इफेक्ट को समझने के लिए आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रेशर जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर कैसा होता है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। इसका मतलब ये होगा कि एक्चुअल में जो वॉल्यूम का इफेक्ट है दैट इज नथिंग बट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मान के चलो आप लोगों ने वॉल्यूम को बढ़ाया, तो वॉल्यूम को बढ़ाने का मतलब प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम हो गया इसका मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम को बढ़ाया आप लोगों ने, प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम हो गया इसका मतलब डेल्टा एन जी कैसा, अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन किधर जाएगा बेटा? वॉल्यूम को आप लोगों ने बढ़ाया, प्रेशर कम होगा, डेल्टा एन जी पॉजिटिव डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाता है बेटा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो डेल्टा एन जी जीरो होता है तो आप बोलेंगे कोई इफेक्ट नहीं होता। डेल्टा एन जी कैसा होगा बेटा? अगर नेगेटिव है तो आप बोलेंगे रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? रिएक्शन विल मूव टू बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर डेल्टा एन जी कैसा है, नेगेटिव है, तो रिएक्शन क्या करेगा बेटा? बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है ना। मैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, प्रेशर के कम होने का इफेक्ट। आपने वॉल्यूम बढ़ाया है, वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब यही सारे इफेक्ट कंसिडर होंगे बेटा, प्रेशर के कम होने के इफेक्ट। डेल्टा एन जी कैसा? पॉजिटिव फॉरवर्ड, डेल्टा एन जी कैसा? जीरो, नो इफेक्ट, नेगेटिव बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो वही चीजें मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे भी डिस्कस किया। एंड वाइस वर्सा ऑल्सो ट्रू। आप लोग खुद से लिख लीजिएगा बेटा कि अगर हम लोग वॉल्यूम को कम करते हैं तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव है तो किस डायरेक्शन में जाएगा? डेल्टा एन जी अगर बेटा कैसा? जीरो, तो किस डायरेक्शन में जाएगा? डेल्टा एन जी अगर नेगेटिव है तो डायरेक्शन क्या होगा? ये आपको खुद से लिखना है, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम के कम होने का इफेक्ट क्या होता है? प्रेशर का इंक्रीज होना, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अगर हम लोग क्या करते हैं बेटा? इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो इनर्ट गैस के एडिशन का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है बेटा। इनर्ट गैस का जो इफेक्ट होता है हम लोग दो कंडीशन पे पढ़ते हैं। पहला कंडीशन लोग पढ़ते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आप लोगों ने बेटा सिस्टम का यानी कंटेनर का वॉल्यूम कैसा है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब दूसरा यही बोल सकते हैं कि हम लोगों के पास में क्या है बेटा? रिजिड कंटेनर। हम लोगों के पास कंटेनर कैसा है बेटा? रिजिड है ना। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस क्या होता है? आप सिंपल सोचिए बेटा, आपके पास में एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक रिएक्शन चल रहा है N2 प्लस H2 गिविंग NH3 रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। आपने क्या किया? इसमें एक हीलियम गैस इंसर्ट कर दिया। तो हीलियम गैस को इंसर्ट करने पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या इस कंटेनर का वॉल्यूम चेंज करेगा? आप बोलेंगे नो सर। क्या इसका प्रेशर चेंज करेगा? आप बोलेंगे नो। क्या हाइड्रोजन का प्रेशर चेंज करेगा? नो। क्या NH3 का प्रेशर चेंज करेगा? नो। क्या इनका कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज आएगा? आप बोलेंगे नहीं आ रहा। ना तो प्रेशर में कोई चेंज आ रहा है, ना कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज आ रहा है। तो क्या कोई इफेक्ट पड़ा इक्विलिब्रियम कंडीशन में बेटा? अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो हीलियम को ऐड करने से इन पे क्या फर्क पड़ा? इन पे आप बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि रिजिड कंटेनर है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हीलियम को ऐड करने से क्या होगा? ओवरऑल सिस्टम का प्रेशर जरूर बढ़ेगा। कंटेनर का प्रेशर तो बढ़ जाएगा, लेकिन ना तो नाइट्रोजन पे कोई फर्क पड़ेगा, ना ही हाइड्रोजन पे, और ना ही NH3 पे। इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब हो गया कि इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है बेटा। इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर आप लोग इनर्ट गैस को ऐड करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है बेटा। दूसरा पार्ट में डिस्कस करूंगा इसका एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आप लोगों ने इसको ऐड किया बेटा किस पे? एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट रखे आप लोग ऐड कर रहे हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करने का मतलब क्या है बेटा? कि जो कंटेनर है वो कैसा है? फ्लेक्सिबल। हम लोगों के पास में क्या है बेटा? फ्लेक्सिबल कंटेनर है ना। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या हो गया बेटा? कंटेनर इज फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल कंटेनर में क्या फर्क पड़ता है? एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ठीक है। तो आप सिंपल समझिए कि आप लोगों के पास एक कंटेनर, उसमें रिएक्शन चल रहा है क्या? N2 प्लस H2 गिविंग NH3। आपने इसके अंदर क्या कर दिया बेटा? हीलियम गैस इंसर्ट करा दिया। हीलियम गैस आपने इसके अंदर ऐड किया, तो हीलियम को ऐड करने से क्या हो? सबसे पहला इफेक्ट जो आप ऑब्जर्व करेंगे वो ये करेंगे कि हीलियम को ऐड करने से ओवरऑल प्रेशर सिस्टम का बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो
क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए वो क्या करेगा बेटा, वॉल्यूम को क्या करेगा, वॉल्यूम को बढ़ाएगा। वॉल्यूम को क्या करेगा बेटा, बढ़ाएगा नहीं। जो एक्चुअल में क्या होगा, हीलियम गैस को इंसर्ट करने पे क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, कुछ ऐसा हो जाएगा पहले से, है ना भाई। अमाउंट ऑफ गैस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना, क्योंकि प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है, तो क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। अच्छा, वॉल्यूम को बढ़ने से क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया, हीलियम को ऐड करने का मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम के बढ़ने से कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, वॉल्यूम को बढ़ने से क्या होगा बेटा, वॉल्यूम को बढ़ने से इसमें नाइट्रोजन का प्रेशर कम होगा, हाइड्रोजन का कम होगा, NH3 का कम होगा। तो एक्चुअल में कांस्टेंट प्रेशर का मतलब हो गया कि हम लोग इनडायरेक्टली वॉल्यूम को चेंज करा रहे हैं। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, कौन सी वाली कंडीशन पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस को ऐड करने का मतलब आप लोगों ने किसको चेंज किया, वॉल्यूम को चेंज किया। तो आप लोग इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम यहाँ लगा सकते हैं। आपने वॉल्यूम बढ़ाया, इसका मतलब प्रेशर को क्या किया आपने, कम किया। डेल्टा एन जी अगर किसी भी रिएक्शन का कैसा है बेटा, पॉजिटिव, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सिमिलरली अगर किसी भी रिएक्शन का बेटा डेल्टा एन जी कैसा है, 0, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर किसी भी रिएक्शन में डेल्टा एन जी कैसा है बेटा, नेगेटिव, नेगेटिव होने का मतलब क्या है, रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। कांस्टेंट प्रेशर पे बेटा कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। एट कांस्टेंट प्रेशर देयर इज नो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम सॉरी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम देयर इज नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होता है। बट एट कांस्टेंट प्रेशर, आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीलियम गैस इंसर्ट करेंगे, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा। जिस रिएक्शन का डेल्टा एन जी पॉजिटिव होगा वो फॉरवर्ड जाएगा, जिसका बेटा कैसा होगा, 0 होगा, उस पर कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। जिसका डेल्टा एन जी नेगेटिव, तो वो किस डायरेक्शन में आएगा, दैट विल मूव टू बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस क्या होता है, आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अभी मैं डिस्कस करूंगा बेटा आप लोगों के साथ में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो आपसे पूछे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है बेटा। एक बात और समझिएगा कि टेम्परेचर ही एक ऐसा अकेला फैक्टर होता है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करा सकता है ना। ये अकेला एक ऐसा फैक्टर है जो क्या करता है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करा देता है। इसके अलावा कोई ऐसा फैक्टर नहीं होता जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करा सकता है, ठीक है। तो हम लोग बातें करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। सबसे पहले आप लोग ये समझिएगा बेटा कि टेम्परेचर आप लोग अगर बढ़ाते हैं, सबसे पहला पॉइंट ये है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीजेस। आपने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा बेटा, आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो रेट क्या होगा, रेट तो बढ़ता ही बढ़ता है। इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। पहले ये समझिए कि टेम्परेचर को बढ़ने का मतलब सिर्फ इतना है कि रेट तो 100% बढ़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, रेट के बढ़ने का मतलब क्या ये होता है कि रेट बढ़ गया तो प्रोडक्ट भी ज्यादा मिलेगा। रेट अगर बढ़ेगा तो क्या प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा, ऐसा होता है क्या। आपने बचपन में खरगोश और कछुआ वाली कहानी तो बेटा सुनी होगी, तेज कौन दौड़ता है, रेट ज्यादा होने का मतलब तेज दौड़ना ना। जिसका वेलोसिटी ज्यादा, रेट ज्यादा मतलब वेलोसिटी ज्यादा, तेज दौड़ रहा है ना। तो आपने बचपन में कहानी सुनी थी ना खरगोश और कछुआ वाली, कि तेज कौन दौड़ता है बेटा, तेज दौड़ता है खरगोश, जीतता कौन है, कछुआ। जो तेज दौड़ेगा वही जीतेगा ऐसा जरूरी नहीं है, जो धीरे धीरे चल रहा है वो भी जीत सकता है ना। तो रेट का मतलब प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा इससे नहीं होता। रेट का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट जल्दी से मिलेगा, है ना। किसी का रेट अगर ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि उस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होगा वो जल्दी से मिलेगा, ज्यादा मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसका रेट ज्यादा है तो जल्दी जल्दी से बन रहा है। हो सकता है कम मिले, जल्दी से बना 10 ग्राम बना खत्म हो गया, उसके आगे नहीं बन रहा। एक रिएक्शन है जो 4 साल तक चलते रहे, धीरे धीरे बनाता रहे, धीरे धीरे बनाते रहे, है ना। तो ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो जिस रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा होगा ऐसा बिल्कुल भी
नहीं होता है। आप ये समझिए कि हाँ टेम्परेचर को बढ़ने से रेट तो बढ़ गया। अब कौन से वाले रिएक्शन में क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बाद हम करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब सिंपल तरीके से ये भी समझिएगा कि पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये समझिए कि आप लोग टेम्परेचर को आप लोग अगर बढ़ाते हैं या कम करते हैं जो भी है, ठीक है ना। आपने अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर के बढ़ने का इफेक्ट क्या होता है, रिएक्शन जो होगा, रिएक्शन गोज इन दैट डायरेक्शन। वेयर इट कैन कंज्यूम हीट, ये यू कैन से वेयर इट कैन कंज्यूम इट, है ना। बड़े क्या करें, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में जाता है जहां पे वो हीट को कंज्यूम कर सकता है। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर के बढ़ने का इफेक्ट क्या होगा बेटा, और इसका उल्टा भी सही है कि टेम्परेचर कम करने पे क्या होगा बेटा, इसका उल्टा हो जाएगा, जहां पे रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, जहां पे वो हीट को रिलीज कर सकता है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने का इफेक्ट सिर्फ इतना होता है कि रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में जाता है जहां पे वो हीट को कंज्यूम कर सकता है। इसका मतलब ऐसे समझिए कि रिएक्शन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है एंडोथर्मिक और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, आपके पास में ए होगा प्लस बी होगा प्लस आप उसको हीट देंगे तब जाके आपको प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। ए होगा बी होगा, आपने उसको हीट दिया, क्या मिल गया बेटा, प्रोडक्ट मिल गया। ऐसे होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट कंज्यूम होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन बेटा हीट कहाँ कंज्यूम हो रही है बताओ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्टेंट साइड में कंज्यूम हो रही है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंज्यूम हो रही है, ठीक है ना। अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उसमें क्या होगा, ए प्लस बी जो होगा वो प्रोडक्ट देगा प्लस हीट निकले, क्या देगा बेटा, प्रोडक्ट देगा प्लस हीट निकलेगा। तो इसमें अगर रिएक्शन इधर चले तो हीट कंज्यूम होगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन में हीट कंज्यूम होती है। इट इज क्लियर टू यू ऑल। एंडोथर्मिक रिएक्शन में बेटा हीट कहाँ कंज्यूम होती है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट कहाँ कंज्यूम होती है, इन बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। एंडोथर्मिक में कहाँ हो रहा है बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट कंज्यूम होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो कंज्यूम होती है वो होती है इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या करता है बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगे टेम्परेचर को बढ़ाने पे वो कौन सी डायरेक्शन में आते हैं बेटा, दे मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। वो क्या करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, कौन से वाले बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला। टेम्परेचर को बढ़ने से एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, टेम्परेचर को बढ़ने से एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होंगे वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है, क्योंकि इन रिएक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन में हीट कंज्यूम होती है। इट इज क्लियर टू यू ऑल मैं क्या बोला हूँ, ठीक है। चलो आपसे बोले बेटा कि इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन और इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम प्लॉट करो अलग अलग टेम्परेचर पे। ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है, ये टाइम। आपको पता है बेटा प्रोडक्ट का स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, बहुत कम, इतना मान लेते हैं, जीरो ना। जैसे टाइम के हिसाब से क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है बेटा, बढ़ता जाएगा, फिर क्या होगा, कांस्टेंट, ऐसे याद है ग्राफ, है ना। क्या होता है, कांस्टेंट होने लगता है। ये टेम्परेचर T1 पे है। आप बना चाहते हैं टेम्परेचर T2 पे, और T2 कैसा है बेटा, आप चाहते हैं ग्राफ होना है T2 पे, T2 इज ग्रेटर देन T1। आप बोलेंगे हमारे पास में एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को बढ़ने से जो ग्राफ होगा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होगा, वो कैसे, हम लोगों को जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम जो ग्राफ होगा वो कैसे मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने टेम्परेचर बढ़ाया बेटा, टेम्परेचर को बढ़ने से क्या होगा ये बताओ, सबसे पहली बात रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा ना। आप बोलेंगे रेट तो बढ़ते ही बढ़ता है, चाहे वो एंडोथर्मिक हो चाहे वो एक्सोथर्मिक हो। दूसरी बात, रिएक्शन जा रहे हैं कौन से डायरेक्शन में बेटा, फॉरवर्ड में। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगा वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आप बोलेंगे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी बढ़ेगा और रेट भी बढ़ेगा।
और रेट भी बढ़ेगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। इसका मतलब जो ग्राफ होगा बेटा वो कुछ ऐसा निकल के आएगा, देखो एट टेम्परेचर T2, है ना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि रेट बढ़ा। देखो यहां से आप लोग किसी भी टाइम इंटरवल में देखो, किसी भी तुम्हारा जो मन करे टाइम इंटरवल में देखो, ये टाइम इंटरवल आप लोगों ने देखा, इसमें यहाँ पे बनता है कम रिएक्टेंट, यहाँ बनता है ज्यादा, कम यहाँ पे बनता है कम प्रोडक्ट, यहाँ बनता है ज्यादा, ठीक है ना। पंद्रह में क्या बोल रहा हूँ, एक केस में कम प्रोडक्ट मिल रहा है, दूसरे वाले केस में ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है। यस और नो सर। देखो टेम्परेचर T1 पे कम है, T2 पे ज्यादा है, यही टाइम के लिए। तो इसका मतलब कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट मिल गया। और ओवरऑल भी आपको दिखेगा कि हाँ, जब हम लोग पहुंच जाएंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, तो इक्विलिब्रियम पे भी कैसा होगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैसा होगा, ज्यादा होगा इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस का ग्राफ कैसे बनता है वो शायद सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा बेटा, कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। इट इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए अभी हम लोग बातें करेंगे, अगर आप लोगों को यही सेम ग्राफ कौन से वाले रिएक्शन में प्लॉट करना होता है बेटा, इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आपको ये ग्राफ प्लॉट करना है बेटा। तो आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पहला ग्राफ मैं प्लॉट कर लेता हूं कि ये है, मान लेते हैं टेम्परेचर किस पे बेटा, T1 पे, ठीक है। कौन से टेम्परेचर बेटा, टेम्परेचर T1 पे आप लोगों को ग्राफ ऐसा आया। आप बातें करेंगे टेम्परेचर T2 पे, और T2 इज ग्रेटर देन T1। T2 टेम्परेचर पे ग्राफ कैसा होगा, अगर T2 कैसा है बेटा, T1 से ज्यादा है तो। T2 ज्यादा है T1 से, आप क्या बोलेंगे बेटा, टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो रेट क्या होगा, आप बोलेंगे रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यस और नो। टेम्परेचर बढ़ने से रेट बढ़ता है, चाहे वो कौन सा रिएक्शन हो, चाहे वो एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक, आपको लिखा है पॉइंट। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीजेस। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा, हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है। तो आपने टेम्परेचर बढ़ाया, रेट तो बढ़ गया होगा। रेट बढ़ गया, दूसरी बात अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, रेट बढ़ा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की बात मैं करूं तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट घटेगा, क्योंकि रिएक्शन जो होगा वो कौन से डायरेक्शन में चलता है बेटा, रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन जो होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आप लोग अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होगा वो कम मिलेगा, इफ इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रेट तो बढ़ेगा बेटा, लेकिन प्रोडक्ट कैसा होगा, कम मिलेगा। रेट बढ़ेगा इसका मतलब जो ग्राफ होगा वो इसके ऊपर आएगा कुछ ऐसा ना, प्रोडक्ट कम मिलेगा मतलब ऐसा कुछ आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बट रेट बढ़ने का मतलब कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट मिलना, और ऑब्वियसली जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा बेटा, वो कम मिलेगा इसमें। तो ऐसा हम लोगों को ग्राफ मिलता है, थोड़ा सही से समझिएगा बेटा। मैक्सिमम लोग ग्राफ को ऐसा ड्रॉ कर देते हैं ऐसा, जबकि ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। और आईआईटी ने बेटा इसके बेस पे 2015 में एडवांस में क्वेश्चन नहीं पूछा है, सेम ग्राफ पूछा है, कौन सा वाला ग्राफ सही है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये सब ग्राफ प्लॉट करना इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। टेम्परेचर के हिसाब से हम लोग बातें करें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की, कैसे हम लोगों को देख मिलेगा, क्या होगा। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम इन एंडोथर्मिक एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे प्लॉट किया जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए इसके आगे हम लोग बातें करेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। तो आपको पता है कैटलिस्ट जो होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करते हैं। अल्टर करने का मतलब दे कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, दे कैन डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट जो होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है और वो घटा भी सकता है, दोनों काम करता है, ठीक है ना। सिंपल सी बात यह है कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशन। बेटा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। ये क्या करता है, इट जस्ट हेल्प्स इन अचीविंग इक्विलिब्रियम फास्टर। ये क्या करता है, इक्विलिब्रियम को जल्दी से, या फिर बेटा कम भी आप कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम को इन जनरल फास्ट और स्लो अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। इट जस्ट हेल्प्स इन अचीविंग इक्विलिब्रियम फास्टर और स्लो। ये क्या करता है बेटा, इक्विलिब्रियम को फास्ट या जस्ट स्लो क्या करता है बेटा, जल्दी से या देरी से मिलने में हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा एक बात समझिए बेटा कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कोई इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब हो गया कि रिएक्टेंट इज गिविंग प्रोडक्ट, जितना उसने रिएक्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन के रेट को बढ़ाया है उतना बैकवर्ड के को भी बढ़ाया होगा।
है ना, जितना उसने रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन का बढ़ाया, तो मान के चलो एक रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट क्या कर रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है, आपने कैटालिस्ट ऐड कर लिया, कैटालिस्ट को ऐड करने से आपको ये तो श्योर हो गए कि आप रेट बढ़ गया, रेट बढ़ गया, अच्छी बात है। दूसरा बात ये कि कैटलिस्ट को ऐड करने से रेट तो बढ़ा, लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इक्विलिब्रियम जल्दी से आ गया, बस जल्दी से आ गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कोई फर्क नहीं है। ये अगर 10 मोल है इक्विलिब्रियम पे और ये 50 मोल है, तो पहले भी इतना रहेगा और कैटलिस्ट को यूज करने के बाद में भी इतना ही रहेगा, कैटलिस्ट को यूज करने के बाद में भी क्या आएगा, 10 और 50 ही रहेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। लेकिन क्या होगा, जल्दी से मिल जाएगा। जल्दी से मिलने का मतलब क्या है, जितने एक्सटेंट में उसने रेट ऑफ फॉरवर्ड को बढ़ाया होगा, उसी एक्सटेंट में क्या होगा, उसने रेट ऑफ बैकवर्ड को भी बढ़ाया होगा, ठीक है ना। तो कैटलिस्ट जो होता है दैट दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन इन इक्वल एक्सटेंट, ठीक है बेटा। जिस एक्सटेंट में वो फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, उसी एक्सटेंट में क्या करता है, वो बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को भी बढ़ाता है, ठीक है। चलो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग। बट अगर हम लोग किसी भी सॉलिड को मेल्ट करते हैं, तो मेल्ट करने पे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग क्या होता है, ठीक है। देखो, सॉलिड को मेल्ट करने पे क्या होगा, इन जनरल वॉल्यूम में चेंज आता है, देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम। अगर आप किसी भी सॉलिड को मेल्ट करेंगे तो वॉल्यूम में क्या होता है बेटा, चेंज आता है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम में चेंज आता है। कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है, और कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनका वॉल्यूम क्या होता है, घटता है, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे बेटा, आइस को मेल्ट किए, तो मेल्ट करने पे क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना। या फिर हमारे पास में आयरन है, आयरन को मेल्ट किए, तो इन जनरल क्या होता है बेटा, देयर इज अ स्लाइट चेंज इन वॉल्यूम, थोड़ा सा वॉल्यूम में चेंज आता है। तो कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जिनका वॉल्यूम क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो उसमें कॉमन हम लोगों के पास में क्या है बेटा, वाटर, और वाटर के बेस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है वाटर के बेस पे, और मैक्सिमम टाइम हम लोग इसका आंसर गलत कर देते हैं, ठीक है। तो बेटा वाटर है, डायमंड है, क्वार्ट्ज है, कार्बोरेंडम है, इनका क्या होता है बेटा, इनका वॉल्यूम डिक्रीज करता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। सिमिलरली अगर आप लोगों के पास में कुछ मेटल्स है, जैसे आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, सल्फर भी है उनमें, जिनका वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। मान के चलो आप लोगों ने प्रेशर बढ़ाया, आपने क्या किया, प्रेशर को बढ़ा दिया, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा। तो प्रेशर को बढ़ाने का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम कम होना। आपने क्या किया बेटा, आप लोगों के पास में आइस प्लस वाटर का इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रखा है, क्या हो रखा है बेटा, आइस और वाटर का इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रखा है। आपने उस कंडीशन में प्रेशर बढ़ा दिया, तो प्रेशर को बढ़ाने का मतलब क्या होगा, वो फेवर करेगा डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे कौन से वाले डायरेक्शन में वॉल्यूम डिक्रीज होता है, आप बोलेंगे आइस से वाटर कन्वर्ट होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, आया ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, आपके पास आइस है बेटा, आइस से जैसे ही वाटर में कन्वर्ट होगा, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो प्रेशर के बढ़ाने का जो इफेक्ट है वो क्या होगा, वो उस रिएक्शन को फेवर करेगा, प्रेशर को बढ़ना उस रिएक्शन को फेवर करेगा जहां पे वॉल्यूम डिक्रीज होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बेटा इन सभी प्रोसेस में जहां पे वॉल्यूम डिक्रीज होता है, वो सभी प्रोसेस क्या करेंगे, फॉरवर्ड हो जाएंगे, वो सभी क्या करेंगे बेटा, आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो बेटा आपको पता है प्रेशर को बढ़ने पे क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। और यहां से किस डायरेक्शन में वॉल्यूम कम है, आइस और वाटर में किसका वॉल्यूम कम है बेटा, इसका कम है। आइस से वाटर में कन्वर्ट होना क्या है, वॉल्यूम का कम होना है। तो प्रेशर को बढ़ाना, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज को फेवर करता है, तो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। मतलब अगर आप लोगों के पास में आइस वाटर का इक्विलिब्रियम है, और आपने क्या कर दिया बेटा, उस कंडीशन पे आइस वाटर के इक्विलिब्रियम में आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर लगाया। तो प्रेशर के लगाने से क्या होगा, इट विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। हमें लगता है कि प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, वो क्या जाना चाहिए, आइस में जाना चाहिए। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि एक्चुअल में आइस जो होता है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है वाटर से, प्रेशर बढ़ना तो वॉल्यूम डिक्रीज को फेवर करेगा। एंड ये वाले सॉलिड्स में मान के जो तुम्हारे पास में आयरन था, सॉलिड है बेटा, किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, आयरन लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, आयरन सॉलिड से आयरन लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। आप लोग अगर यहाँ प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ने से रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में जाएगा बेटा, रिएक्शन विल मूव टू बैकवर्ड डायरेक्शन।
क्योंकि वॉल्यूम किसका कम है इन दोनों में से, आयरन लिक्विड और आयरन सॉलिड में से, तो आप बोलेंगे इसका कम होता है। और प्रेशर का बढ़ना कम वॉल्यूम को फेवर करता है, तो कम वॉल्यूम को फेवर करना मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन। और प्रेशर का बढ़ना कम वॉल्यूम को फॉरवर्ड करते हैं, फेवर करता है, तो यहाँ पे बेटा कम वॉल्यूम किसका है, वाटर का, इसलिए ये जा रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, ऐसे सॉलिड्स जिनका वॉल्यूम डिक्रीज करता है प्रेशर को बढ़ने से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, ऐसे सॉलिड्स जिनका वॉल्यूम क्या होता है बेटा इंक्रीज करता है प्रेशर को बढ़ने से क्या होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में आते हैं, ठीक है ना। तो कॉमनली आप वाटर वाला केस जरूर याद रखिएगा कि अगर आप लोग क्या करेंगे प्रेशर को बढ़ाएंगे तो प्रेशर का बढ़ना इट विल फेवर द मेल्टिंग ऑफ आइस, न कि फॉर्मेशन ऑफ आइस, ठीक है ना। किसको फेवर करता है बेटा, मेल्टिंग ऑफ आइस को फेवर करता है। इज इज क्लियर टू योर, मेल्टिंग ऑफ आइस को फेवर करता है प्रेशर का इंक्रीज होना, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग बातें करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्यूशन। आप लोगों के पास अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहला सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में आप लोग जानते हो कि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही कैसे होते हैं बेटा, बोथ आर इनकम्प्रेसिबल, दोनों ही कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो इन जनरल देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। अगर हम लोगों के पास में सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है तो उस पर बेटा प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि बोथ आर इनकम्प्रेसिबल, दोनों ही कैसे होते हैं, दोनों ही इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इस वजह से सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम पे देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। चलो अगर हमारे पास में गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम है, गैस लिक्विड सॉल्यूशन है, गैस लिक्विड का इक्विलिब्रियम आ रखा है, सॉल्यूशन हम लोगों ने बनाया है, तो बेटा आपको पता है कि आप सिंपल सोचिए, आपके पास में एक कंटेनर, ठीक है। यहां तक आप लोगों ने बेटा क्या है, पहले का कंडीशन ऐसा है, यहाँ पे एक पिस्टन है, कुछ वेट आप लोग रखे हैं, यहाँ पे कुछ गैस होगा बेटा, कुछ गैस इसमें डिजॉल्व हो रखा हो, ठीक है। अगर आप वेट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये नीचे मूव कर जाएगा बेटा वेट बढ़ाने पे, इस पे आप लोगों ने और वेट रख दिया, तो और वेट रखने से क्या होगा, नीचे मूव कर जाएगा। नीचे मूव करने से क्या होगा बेटा, जो गैसियस वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया, और गैसियस वॉल्यूम को डिक्रीज होने का मतलब क्या होगा, प्रेशर बढ़ गया बेटा, क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया, है ना। गैसियस वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज, देखो ये वाला एरिया दोनों में क्या हो गया, कम हो गया ना, जब लोग वेट बढ़ा दिए तो कम हो गया, गैसियस वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया हो। अच्छा आपसे पूछे कौन से वाले कंटेनर में गैस ज़्यादा सॉल्यूबल हो, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे गैस का पार्टिकल जैसे वेट बढ़ाएंगे तो कुछ और पार्टिकल्स भी एंटर कर गया होगा बेटा इसके अंदर, है ना। पंद्रह में क्या बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे गैस का सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये हम लोग बेटा इसको बोलते हैं हेनरीज लॉ। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ जो सॉल्युबिलिटी होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर होता है, और एच इज इक्वल टू क्या आता है यहाँ से, के एच पी, के एच इज हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो अब ये समझिए कि अगर गैस लिक्विड सॉल्यूशन तुम लोगों के पास में है, अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है बेटा, सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, क्या होता है बेटा, सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, ठीक है ना। तो गैस लिक्विड सॉल्यूशन में प्रेशर को बढ़ने से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, जैसे हम लोग प्रेशर इंप्लीमेंट करेंगे गैस के पार्टिकल्स क्या करेंगे और ज़्यादा इनसाइड द क्या करेंगे बेटा, लिक्विड या फिर जो भी सॉल्वेंट होगा उसके अंदर चले जाएंगे, जिससे क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी क्या हो गया बेटा, बढ़ गया, ठीक है। चलिए अभी हम लोग बेटा इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आपके साथ में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन increase in pressure of the at constant temperature does not affect the moles at equilibrium। कौन से वाले रिएक्शन में क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इंक्रीज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट। बट आपको पता है प्रेशर का इफेक्ट कहाँ नहीं होता, प्रेशर का इफेक्ट कहाँ पे नहीं होगा बेटा, प्रेशर का इफेक्ट वहां नहीं होता जहां पे डेल्टा एन जी कैसा होता है, जीरो होता है। जहां पे डेल्टा एन जी कैसा होगा, जीरो, वहां पे बेटा प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से वाले रिएक्शन में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है, नो देर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो अब देखिए कौन से वाले रिएक्शन में डेल्टा एन जी जीरो है, तो अब देखेंगे बेटा यहाँ पे डेल्टा एन जी कैसा आ रहा है पहले वाले केस में, अब बोलेंगे माइनस का टू आ रहा है,
दूसरे वाले केस में बोलेंगे डेल्टा एन जी कितना आ रहा है, आप बोलेंगे वो आ रहा है बेटा कितना, ये सब कुछ कैसे बेटा आ रहा है हमारे पास में 1/2। नेक्स्ट वाले केस में डेल्टा एन जी कितना आ रहा है, वो भी आ रहा है आप लोगों के पास 1/2। यहाँ पे डेल्टा एन जी कितना आ रहा है, 0। तो आपने देखा फोर्थ वाले रिएक्शन में डेल्टा एन जी कैसा है बेटा, 0 है। तो जहां पे डेल्टा एन जी 0 होगा उसी रिएक्शन पे बेटा क्या कोई भी इफेक्ट नहीं होगा ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रेशर। यहाँ पे इंक्रीज लिखा हुआ है, ये डिक्रीज भी लिखते तो भी क्या होता है बेटा, इसी रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, बाकी रिएक्शंस में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। जहां नेगेटिव है डेल्टा एन जी वहां रिएक्शन क्या करेगा बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा प्रेशर को बढ़ाने पे। और जहां पे डेल्टा एन जी पॉजिटिव है वहां क्या करेगा बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा प्रेशर को बढ़ने पे। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन तुम लोगों के लिए है, चेंज इन वॉल्यूम डज नॉट अफेक्ट। कौन सा वाला रिएक्शन है बेटा, चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो मोल्स एट इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करेगा। तो आपको ये भी पता है कि जहां पे डेल्टा एन जी 0 होता है वहां पे वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम का इफेक्ट कहाँ पे नहीं होता है, जहां पे डेल्टा एन जी कैसा होता है, 0 होता है। तो आप देखिए कौन से वाले रिएक्शन में डेल्टा एन जी 0 है, तो आपको दिख जाएगा पहले वाले रिएक्शन में डेल्टा एन जी 0 आ रहा है, डेल्टा एन जी 0 इन फर्स्ट रिएक्शन, पहले वाले रिएक्शन में डेल्टा एन जी 0, तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, है ना। बाकी रिएक्शंस को आप लोग देखेंगे, इसका डेल्टा एन जी कैसा आ रहा है बेटा, पॉजिटिव, इसका डेल्टा एन जी नेगेटिव, इसका डेल्टा एन जी पॉजिटिव। तो दो रिएक्शन ऐसे हैं जिनका डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, ये वाला, ये वाले का पॉजिटिव और इसका नेगेटिव है, सी वाले का नेगेटिव है। ठीक है, तो बेटा चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिया है, सिर्फ चेंज इन वॉल्यूम के बेस से पूछ रहे हैं। तो चेंज इन वॉल्यूम का इफेक्ट कहाँ नहीं होता बेटा, जहाँ पे डेल्टा एन जी 0 होता है वहां पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बेटा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंडीशंस फेवरेबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए कौन से कंडीशंस, जो नीचे कौन से वाले पॉइंट्स है, कौन सा वाला सही है बेटा ये बताना है। सबसे पहला पॉइंट आप देखिए, रिएक्शन का बेटा डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव है। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ने पे बैकवर्ड जाते हैं और टेम्परेचर कम होने पे फॉरवर्ड जाते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा आप देखिए इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी कैसा है बेटा, आपको दिख रहा है डेल्टा एनजी जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है बेटा, डेल्टा एनजी आ रहा है नेगेटिव। ये सर नो, डेल्टा एनजी कितना आएगा बेटा, सोचो आप डेल्टा एनजी कितना आएगा, 2 - 2 + 1 -1 आ रहा है। डेल्टा एनजी कैसा आ रहा है बेटा, नेगेटिव। डेल्टा एनजी नेगेटिव आ रहा है तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा बेटा, डेल्टा एनजी नेगेटिव आ रहा है तो कब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, थोड़ा प्रेशर को बढ़ाएंगे तब जाके फॉरवर्ड में जाएगा। तो दिस रिएक्शन विल बी फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, है ना। दिस रिएक्शन विल बी फेवर्ड बाय हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। अब देखिए कौन सा वाला प्रेशर अच्छा पॉइंट है बेटा, तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पहला ही मिल गया हम लोगों को। ठीक है, तो पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा बेटा, इसका ए इज करेक्ट। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, समझ में आ गया ना। मैं ऐसा इसलिए बोला क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर चाहिए, डेल्टा इंजन नेगेटिव है तो प्रेशर कैसा चाहिए बेटा, ज़्यादा चाहिए। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ SO3। ठीक है ना, SO3 का फॉर्मेशन को कौन कौन फेवर करेगा बेटा, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्विलिब्रियम SO2 Cl2 गिविंग यू SO2 + Cl2 इज अटेन्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस in a closed rigid container and an inert gas helium is introduced। बेटा हम लोग क्या किया, इनर्ट गैस इसमें ऐड कर दिए हैं। बेटा कंटेनर कैसा, पहले ये देखिए, रिजिड कंटेनर है, रिजिड। रिजिड का मतलब क्या है बेटा, रिजिड का मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट। और आपको पता है अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं होता। इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट होता है कि नहीं होता बेटा,
आपको पता है कि अगर कंटेनर कैसा है बेटा, रिजिड है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे देयर इज नो इफेक्ट। कांस्टेंट प्रेशर पे इफेक्ट पड़ता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, रिजिड कंटेनर है। तो बेटा हम लोग बोलेंगे कि आप लोग इनर्ट गैस ऐड कर लीजिए तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा बेटा, 1 वाला। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2Cl टू SO2Cl डू नॉट चेंजेस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कंटेनर कैसा है बेटा, रिजिड है। तो हर पॉइंट को आपको सही से पढ़ना है। रिजिड कंटेनर में क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग टू इक्विलिब्रियम इज साइमल्टेनियसली एस्टेब्लिश्ड इन अ कंटेनर। दो इक्विलिब्रियम बेटा आप लोगों के सामने है। पहला है PCl5 गिविंग PCl3 प्लस Cl2। दूसरा है बेटा CO गैस प्लस Cl2 गैस गिविंग COCl। इफ सम निकल सॉलिड इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ कंटेनर फॉर्मिंग NiCO4 गैस, तो न्यू इक्विलिब्रियम पे क्या होगा ये आपको बताना है। आप सिंपल सोचिएगा बेटा, अगर आप निकल इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, निकल आप लोगों ने ऐड किया निकल सॉलिड, तो बेटा वो क्या करेगा, CO गैस के साथ में रिएक्शन करता है। अब CO गैस के साथ में रिएक्शन करने से क्या होगा बेटा, CO गैस के साथ में रिएक्शन करने से वो बना रहा है NiCO4। ये बना रहा है बेटा, NiCO4 बना रहा है। चलो, निकल का ऐड करना मतलब क्या हो गया बेटा, निकल का ऐड करना CO को कंज्यूम करना हो गया। ये सर, नो सर। आप लोगों ने क्या किया, इसके अंदर निकल ऐड किया। निकल को ऐड करने का मतलब क्या होगा, इसने CO को कंज्यूम कर लिया बेटा। अगर CO कंज्यूम होगा, CO का अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो ये वाला रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा बेटा, आप बोलेंगे कि ये वाला रिएक्शन जो है पहला वाला, ये जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये किधर जाएगा बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, है ना। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा मतलब Cl2 का जो मोल होगा वो बढ़ेगा। ये वाला रिएक्शन भी क्या करेगा बेटा, ये वाला रिएक्शन भी क्या करेगा, फिर Cl2 का मोल बढ़ गया मतलब ये भी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो अब ये समझिए कि आप लोग अगर इसमें बेटा क्या करते हैं, निकल ऐड करते हैं, तो दोनों ही रिएक्शन क्या करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो अब लोग क्या बोलेंगे, PCl3 कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज, ये वाला पॉइंट गलत हो गया। PCl3 कॉन्सेंट्रेशन विल डिक्रीज, दिस इज क्लियर। ठीक है ना। तो बेटा कौन सा वाला पॉइंट हो गया, PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट, ये वाला डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। दिस क्लियर टू यू ऑल। तो यहाँ पे कौन सा वाला ठीक हो जाएगा, बी वाला। मैं क्या बोला, आप लोगों को समझ में आया ना। तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें निकल इंट्रोड्यूस किया था। निकल को ऐड करने का मतलब उसने CO के साथ में रिएक्शन करके NiCO4 बना दिया। अगर NiCO4 बना तो आप बोलेंगे कि इसने CO को कंज्यूम किया है। CO को कंज्यूम होने का मतलब ये रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। ये बैकवर्ड जाएगा मतलब Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया यहाँ पे, ये वाले स्टेप में यहाँ बढ़ गया, तो ये फिर से बैकवर्ड जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये भी बैकवर्ड जाएगा तो मतलब दोनों ही रिएक्शन क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि PCl3 का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा दैट विल डिक्रीज। तो इसमें पॉइंट बेटा कौन सा वाला, बी वाला करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अभी बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन वुड बी लोअर एट, कौन सी वाली कंडीशन में इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होगा वो कम मिलेगा, कम मिलना चाहिए बेटा प्रोडक्ट, ये बोल रहा है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन इज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट विल बी लोअर एट, कौन सी वाली कंडीशन में जो प्रोडक्ट होगा उसका अमाउंट कैसा मिलेगा, हम लोगों को कम मिलेगा बेटा। तो कैसे बताएंगे हम लोग, सबसे पहला पॉइंट कि इसमें बेटा जो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे हीट निकल रहा है बेटा, क्या बोल रहे हैं, A प्लस 2A प्लस बी गिविंग यू 2C प्लस सम हीट Q क्लोजूल। बट रिएक्शन कैसा है, एक्जोथर्मिक। तो प्रोडक्ट कम बनेगा मतलब कौन से पॉइंट है जो इस रिएक्शन को फेवर नहीं करेंगे, वो आपको सोचने हैं। तो प्रोडक्ट का कम बनना मतलब आप लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर चाहेंगे ज़्यादा, हाई टेम्परेचर आप लोग चाहेंगे। हाई टेम्परेचर अगर होगा तो रिएक्शन क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग चाहेंगे कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, इस रिएक्शन का डेल्टा एनर्जी कैसा है बेटा, डेल्टा एनर्जी इज -1, यस और नो, इट इज 2 -2 + 1। ठीक है ना। डेल्टा एनर्जी -1 है, तो आप चाहेंगे प्रेशर बढ़ाएं कि घटाएं, आप चाहेंगे रिएक्शन के लिए क्या करना चाहिए, प्रेशर कम करना चाहिए। प्रेशर कम करेंगे तब जाके वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए।
प्रेशर भी कैसा होना चाहिए बेटा, लो। तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, हाई टेम्परेचर चाहिए और लो प्रेशर चाहिए। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या होगा बेटा, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, कौन सा वाला करेक्टर, D1। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे हम लोग करेंगे बेटा, हाई टेम्परेचर चाहिए, लो प्रेशर चाहिए, तो डी वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को कौन से फैक्टर्स हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन को कैसे डिस्टर्ब करते हैं, कब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, कब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, वो चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अभी हम लोग बढ़ते बेटा आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि अगर एक ही कंटेनर में एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम एक साथ आ रखा है। ठीक है बेटा, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, मोर देन वन इक्विलिब्रियम एट अ टाइम। बेटा एक ही टाइम पे क्या होगा, एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम आ रखा होगा किसी भी कंटेनर में। ठीक है, तो अगर एक ही टाइम पे एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट पीछे वाला लगाएंगे लेकिन थोड़ा बहुत और चीजें ऐड करनी पड़ सकती हैं जिसके बेस हम लोग साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस करते हैं। आयोनिक इक्विलिब्रियम में ये चीजें आपको बार बार देखने को मिलती हैं, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ऐड किया है, उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास में है, टू सॉलिड्स ए एंड सी डिसोसिएट इनटू गैसियस प्रोडक्ट्स एज फॉलोज। ठीक है बेटा, दो सॉलिड है, ए सॉलिड बेटा बी गैस प्लस डी गैस देता है, सी सॉलिड ई गैस प्लस डी गैस देता है। इसका Kp1 400 है, इसका Kp2 900 है। ठीक है ना, एट 25 डिग्री सेल्सियस द प्रेशर ओवर एक्स सॉलिड ए ओनली इज 40 atm, प्रेशर ओवर सॉलिड सी ओनली इज 60 atm, फाइंड द प्रेशर ओवर सॉलिड मिक्सचर, इस पूरे मिक्सचर का प्रेशर कितना होगा, तुम लोगों से पूछ रहे हो। ठीक है, चलिए सिंपल तरीके से बेटा इसको समझते हैं। पहला आप लोग क्या बोलेंगे बेटा, हम लोगों के पास में है ए सॉलिड प्लस ए सॉलिड गिविंग यू बी गैस प्लस डी गैस। ठीक है बेटा, इसको हम लोग लिखते हैं। बेटा अगर इसका एक मोल बनेगा तो इसका भी एक ही मोल बनेगा ना, हाँ ना, ये डिसोसिएट अगर करेगा, इसका एक मोल बना, इसका एक बनेगा, इसका प्रेशर पी होगा तो इसका प्रेशर भी कितना होगा, पी होगा। मान लेते हैं इसका प्रेशर कितना है बेटा, इसका प्रेशर P1 है, इसका भी कितना होगा, P1 ही होगा, पहले वाले सॉलिड से। इट इज क्लियर टू यू ऑल। दूसरा हम लोगों के पास में क्या है बेटा, सी सॉलिड है, वो डिसोसिएट करके देता है बेटा ई गैस प्लस डी गैस। यहां से मान लेते हैं इसका प्रेशर कितना मिला, P2, इसका कितना हो जाएगा बेटा P2। तो द प्रेशर ऑफ डी कितना होगा, ये पूरा प्रोसेस एक ही कंटेनर में चल रहा है बेटा, इस कंटेनर में प्रेशर ऑफ डी कितना होगा, तो P1 तो मिल रहा है यहां से और P2 मिल रहा है यहां से, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा P1 प्लस P2। यस और नो। इसका Kp1 कितना है बेटा, Kp1 दिया है 400, Kp2 कितना है बेटा, Kp2 दिया है 900। ठीक है, चलो आपसे पूछे बेटा Kp1 किसके इक्वल होगा, तो बोलेंगे Kp1 विल बी इक्वल टू दैट इज 400, दैट विल बी इक्वल टू P1 इंटू P1 प्लस P2। अच्छा Kp2 किसके इक्वल होगा बेटा, दैट इज 900, दैट विल बी इक्वल टू P2 इंटू P1 प्लस P2। ये सर नो भाई, मैं क्या बोल रहा हूं, आपसे पूछे कि Kp1 क्या, बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ B इंटू डी, तो P1 इंटू P1 प्लस P2। सिमिलरली Kp2 क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ E इंटू डी, बेटा ये कितना है, P2 इंटू P1 प्लस P2। ठीक है बेटा, आपसे पूछे बेटा इन दोनों को आप लोग क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। इन दोनों को ऐड करने से आपको क्या मिलेगा, 1300। दैट विल बी इक्वल टू, देखो इसको इंटू करोगे आएगा P1 स्क्वायर प्लस P1 P2, ये आएगा P1 P2 प्लस P2 स्क्वायर, क्या आएगा बेटा, P1 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 प्लस P2 स्क्वायर। ठीक है ना, ये किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपको पूछे P1 प्लस P2 कितना होगा, आप बोलेंगे दैट इज अंडर रूट ऑफ 1300। इट इज क्लियर टू यू ऑल, क्या होगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 1300। ठीक है ना,
ये आएगा, इसको लोग निकालेंगे, इट विल बी 36.05। तो आपको P1 प्लस P2 यहां से मिल गया बेटा, P1 प्लस P2 मिल गया, ठीक है ना। अच्छा आपसे पूछे कि टोटल प्रेशर कितना है, आपसे पूछे टोटल प्रेशर कितना है, तो बोलेंगे इट इज प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ डी, प्रेशर ऑफ ई। यस और नो बेटा, इन तीनों का प्रेशर ऐड कर लेंगे टोटल प्रेशर निकालने के लिए। प्रेशर ऑफ बी कितना है बेटा, दैट इज P1। डी कितना है, P1 प्लस P2। इसका कितना है बेटा, P2। तो ये आया 2 इंटू P1 प्लस P2। क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है बेटा, इट इज आस्किंग फाइंड द प्रेशर ओवर सॉलिड मिक्सचर। टोटल प्रेशर कितना है ये तो पूछ रहा है, तो टोटल प्रेशर कितना होगा बेटा, दैट इज 2 इंटू P1 प्लस P2। P1 प्लस P2 हम लोग पहले निकाल चुके हैं, दैट इज 2 इंटू P1 प्लस P2 कितना है, 36.05, दैट इज 72.01। इट इज क्लियर टू यू ऑल, कितना हम लोगों को मिलेगा, दैट इज 72.01। ठीक है बेटा, तो होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं इसके जैसा एक और क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन क्या है, टू इक्विलिब्रियम आर साइमल्टेनियसली इन अ वेसल एट 25 डिग्री सेल्सियस। बेटा एक कंटेनर में 25 डिग्री सेल्सियस पे दोनों इक्विलिब्रियम है साइमल्टेनियसली। ठीक है, पहला क्या है, NO गैस प्लस NO2 गैस गिविंग N2O3 गैस, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया होगा Kp1। ठीक है, दूसरा है 2NO2 गैस गिविंग N2O4, इसका Kp2 है बेटा 8 atm। बोला इफ इनिशियली स्टार्टिंग में इनिशियली NO एंड NO2 आर प्रेजेंट इन 3:5। NO और NO2 बेटा क्या है, 3 और 5 के रेशियो में प्रेजेंट है बाई मोल। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 5.5। ठीक है ना, विद द प्रेशर ऑफ NO2 इज 0.5। क्या बोल रहा है बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे टोटल प्रेशर तो 5.5 और NO2 का प्रेशर है बेटा 0.5। Kp1 कितना होगा ये बताइए, Kp1 कितना होगा ये बताइए। ठीक है बेटा, तो देखिए समझिएगा क्वेश्चन को कैसे करना है। हमारे पास में दो रिएक्शन है बेटा, दोनों को मैं यहां से ले लेता हूं। आपके पास में दो रिएक्शन है बेटा, ठीक है। पहला रिएक्शन NO प्लस NO2 गैस गिविंग N2O3, इसका बेटा Kp1 दिया है। अच्छा इनका इनिशियल मोल का रेशियो कितना है बेटा, किसका किसका मोल का रेशियो, NO और NO2 का, दैट इज 3:5। स्टार्टिंग में इसका अगर 3 मोल होगा तो बेटा इसका कितना होगा 5। इसका प्रेशर अगर स्टार्टिंग में 3p होगा तो इसका कितना होगा बेटा 5p। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये तो क्लियर है भाई। मोल रेशियो क्या होता है, प्रेशर रेशियो भी होता है। अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर कैसा ही कांस्टेंट है तो बेटा ये 3 और 5 का रेशियो में, तो इसका 3p होगा तो इसका कितना होगा स्टार्टिंग में 5p होगा। ठीक है ना, चलो आपसे बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे NO2 का जो प्रेशर है वो 0.5 है। द प्रेशर ऑफ NO2 एट इक्विलिब्रियम इज 0.5 atm। ठीक है, आपको NO2 का प्रेशर मिल गया 0.5। ठीक है सर, आपसे पूछे प्रेशर ऑफ N2O4 कितना होगा। प्रेशर ऑफ N2O4 इस रिएक्शन की हेल्प से निकाल सकते हैं क्योंकि इसका तो Kp भी हम लोगों को गिवन है। क्या होगा बेटा ये किसके इक्वल होगा, आप लोग बोलेंगे इट विल बी इक्वल टू Kp2 जो होगा वो होगा दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ N2O4 अपॉन प्रेशर ऑफ NO2 स्क्वायर, दैट इज प्रेशर ऑफ N2O4 अपॉन 0.5 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा प्रेशर ऑफ N2O4 विल बी इक्वल टू 2 atm। ठीक है, थोड़ा इक्विलिब्रियम पे आपको इसका प्रेशर कितना मिल गया, 2 atm मिल गया। अच्छा इसका प्रेशर 2 atm आपको मिला। अब एक सिंपल सा लॉजिक पहले मुझे बताइए कि इसका 2 है तो इसका कितना डिकम्पोज किया होगा। इसका अगर 2 है, इसका प्रेशर आपको 2 atm चाहिए, तो बेटा NO2 का कितना प्रेशर कम हुआ होगा। इसका 2 बनाने के लिए इसका कितना कम हुआ होगा बेटा, वो बोलेंगे अब 4 कम हुआ होगा ना। यस और नो, इसका 4 atm से जाके 2 atm ऑफ N2O4 बनेगा, हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं है। चलो अभी चलते हैं ऊपर वाले रिएक्शन पे। इस रिएक्शन में सोचो कि मान के चलो इस रिएक्शन का जो एक्सटेंट है वो P है, क्या बेटा P प्राइम।
ऊपर वाले रिएक्शन का एक्सटेंट हम लोग क्या मान लेते हैं, पी प्राइम, ठीक है ना। तो इसमें से कितना जाएगा बेटा पी प्राइम, इसमें से कितना जाएगा पी प्राइम, तब जाके इसका पी प्राइम बनेगा। यस और नो, आना। अच्छा, प्रेशर ऑफ NO2 कितना होगा बेटा, स्टार्टिंग का तो था 5p, पी प्राइम तो इधर गया और 4 इधर गया, पी प्राइम तो इस रिएक्शन में जा रहा है बेटा, और 4 ATM इस रिएक्शन में भी तो गया है, तो इसका कितना होगा बेटा, -4 भी करना पड़ेगा। इट इज क्लियर टू यू ऑल। मैंने 5p माइनस पी प्राइम -4 क्यों किया है, एक बार फिर से समझ लीजिए। मैंने क्या किया बेटा, अच्छे से समझिएगा बेटा इस चीज को, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। मैंने क्या बोला, पहले वाले रिएक्शन का हम लोग एक्सटेंट मान लेते हैं, दैट इज पी प्राइम। एक्सटेंट पी प्राइम है तो बेटा 3p माइनस पी प्राइम जाएगा, 5p माइनस पी प्राइम जाएगा, ये बनेगा पी प्राइम, ठीक है। आपसे पूछे इस रिएक्शन में क्या यही इक्विलिब्रियम प्रेशर्स हैं, आप बोलेंगे नहीं, NO2 तो यहाँ पे भी यूज हो रहा है, और NO2 का यहाँ पे प्रेशर कितना यूज हुआ है, यहाँ पे यूज हुआ है 4 ATM, तो इसका प्रेशर कितना होगा, -4। इज क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपको एक सबसे पहला रिलेशन तो ये मिल जाएगा, प्रेशर ऑफ NO2 है कितना, ये सभी तो मिला के 0.5 होगा बेटा। आपको एक रिलेशन मिल जाएगा क्या, आपको सबसे पहला रिलेशन मिलेगा 5p माइनस पी प्राइम -4 इज 0.5। दूसरा टोटल प्रेशर कितना है बेटा, टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ NO, प्रेशर ऑफ NO2, प्रेशर ऑफ N2O3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्रेशर ऑफ NO, प्रेशर ऑफ NO2, प्रेशर ऑफ N2O3, प्लस में क्या होगा, प्रेशर ऑफ N2O4। इन सबका आप लोग प्रेशर ऐड करेंगे बेटा, NO का, NO2 का, N2O3 का, N2O4 का, तब जाके आपको टोटल प्रेशर मिलेगा। तो ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा 3p, NO का कितना है 3p माइनस पी प्राइम, NO2 का कितना है 0.5, N2O3 का कितना है बेटा p प्राइम, NO2 का कितना है बेटा 2, ये सब मिला के कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर कितना है इक्विलिब्रियम पे, दैट इज 5.5 ATM। टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे कितना है बेटा, दैट इज 5.5 ATM, ठीक है ना। हम लोग क्या कर लेंगे, रख लेते हैं यहाँ पे, दैट ऑल विल बी इक्वल टू 5.5। तो एक इक्वेशन तो मिला बेटा ये आपको, p प्राइम और p में, दूसरा इक्वेशन मिला p प्राइम और p में, ये इनको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके क्या फाइंड कर लेंगे बेटा, p एंड p प्राइम। सॉल्व करके क्या फाइंड करेंगे बेटा, यू विल फाइंड p एंड p प्राइम, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, एक आपको मिल जाएगा p, दूसरा मिलेगा आपको p प्राइम, ठीक है। दोनों चीज आप लोग निकाल लिए, ठीक है बेटा। Kp1 किसके इक्वल होगा बेटा, प्रेशर ऑफ N2O3 अपॉन प्रेशर ऑफ NO इंटू प्रेशर ऑफ NO2, दैट इज 0.5। जैसे P और P प्राइम मिलेगा, आपको प्रेशर ऑफ NO भी मिल जाएगा, N2O3 मिल जाएगा, आप Kp निकाल पाएंगे आसानी से, ठीक है ना। यू विल बी एबल टू कैलकुलेट Kp। इट इज क्लियर, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है ना। आप एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छे से जरूर समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है। चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो क्या है, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होता है और वेपर डेंसिटी का रिलेशन क्या होता है किसी भी चीज़ के साथ में, वो मैं डिस्कस करने वाला आप लोगों के साथ में, ठीक है। तो हम लोग अभी जो डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में वो क्या करने वाले हैं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस वेपर डेंसिटी विद यू, ठीक है ना बेटा। क्या डिस्कस करने वाला हूँ, वेपर डेंसिटी में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी होता क्या है, ये सबको पता है, इट इज मोलर मास अपॉन 2। क्या होता है बेटा, मोलर मास अपॉन 2 होता है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ में या डिग्री ऑफ एसोसिएशन के साथ में क्या रिलेशन होते हैं वो थोड़ा डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। थोड़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ में जो रिलेशन होता है वेपर डेंसिटी का उसको आप समझिएगा, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन के साथ में क्या रिलेशन होता है उसको समझिएगा। इसके बेस पे बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है सर। मान के चलो तुम लोगों के पास है बेटा एक ए है, वो क्या करता है बेटा, दैट गिव्स यू बी मोल्स ऑफ बी गैस, सब कुछ गैसियस है बेटा, सी मोल्स ऑफ सी, डी मोल्स ऑफ डी एंड सो ऑन, ऐसा कुछ प्रोड्यूस करता है, ठीक है। स्टार्टिंग में आप लोगों के पास में इसका मोल कितना है बेटा, ए नॉट,
टी इज इक्वल टू 0 पे इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बेटा, ए नॉट में से जाएगा कितना 1 माइनस अल्फा, ये कितना बनेगा बेटा बी इंटू ए नॉट अल्फा, ये बनेगा सी इंटू ए नॉट अल्फा, ये बनेगा डी इंटू ए नॉट अल्फा एंड सो ऑन। ठीक है ना। मैं तुमसे पूछूं कि टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना है, आप बोलेंगे ए नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस बी इंटू ए नॉट अल्फा प्लस सी इंटू ए नॉट अल्फा, इन सबको ऐड कर लेंगे बेटा, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस सी प्लस डी प्लस सो ऑन ऐड करेंगे हम लोग टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे निकालने के लिए। टोटल मोल्स इनिशियल कितना है आपसे पूछे तो बेटा इनका रेशियो आप लोगों से पूछो, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम और टोटल मोल्स इनिशियल कितना होगा, आप बोलेंगे इसको डिवाइड कर देते किससे बेटा, इनिशियल कितना था ए नॉट ही था, डिवाइड बाई ए नॉट, तो ए नॉट से सब जगह क्या होगा बेटा, ए नॉट गायब हो जाएगा, क्या मिलेगा आप लोगों को, आपको मिलेगा 1 प्लस, आपको क्या मिलेगा बेटा 1 माइनस अल्फा प्लस बी अल्फा सी अल्फा डी अल्फा अप टू एन। ठीक है बेटा, तो इसको आप बोल सकते हैं इट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस बी प्लस सी प्लस डी अप टू एन इंटू अल्फा, बट इसको मैं टोटल मान लेता हूँ, ऐसा ही होगा ना बेटा 1 प्लस, ठीक है ना, इसको भी मान लेता हूँ कि हमारे पास में ये जो मिल रहा है वो क्या है, वो एन है, बी प्लस सी प्लस डी वाला क्या है, सब कुछ मिला के एन है। ठीक है ना, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम अपॉन टोटल मोल्स इनिशियल विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस, बट इसमें हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, फिर से लिख लेते हैं, ये जो आएगा वो आएगा बेटा क्या, 1 तो हम लोगों के पास था ही बेटा, यहां से हम लोग कॉमन लेंगे तो ये आएगा बी प्लस सी प्लस डी डॉट डॉट माइनस 1 इंटू अल्फा। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे तो बेटा कोई कांस्टेंट नहीं था, अल्फा लेंगे तो ये वाला आएगा -1। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या मान लिया बेटा, इसको हम लोग मान लिए एन, बी प्लस सी प्लस डी वगैरह को एन मान लिए, तो मिलेगा ये मिलेगा 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, क्या मिलेगा हम लोगों को 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। ठीक है, चलो आपसे पूछे कि प्रेशर इनिशियल अपॉन प्रेशर इक्विलिब्रियम का रेशियो क्या होगा, तब बोलेंगे मोल रेशियो इज प्रेशर रेशियो, तो ये जो रेशियो होगा वो क्या होगा, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम अपॉन प्रेशर इनिशियल का रेशियो भी होगा। प्रेशर एट इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं प्रेशर ऑब्जर्व्ड अपॉन ये होगा प्रेशर थ्योरेटिकल, ऐसा ही हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना, प्रेशर एक्सपेरिमेंटल अपॉन प्रेशर थ्योरेटिकल। ठीक है ना, ऑब्जर्व को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली बोल सकते हैं। ठीक है ना, ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल हम ना, ठीक है समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो दूसरा, आपको पता है प्रेशर जो होता है पीएम इक्वल टू क्या होता है, डीआरटी होता है। अगर मैं इसी को बात करूं मोलर मास के रेस्पेक्ट में, तो आपको पता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अगर ये मोलर मास ऑब्जर्व्ड अपॉन प्रेशर ऑब्जर्व्ड अपॉन प्रेशर थ्योरेटिकल है, तो यही जो रेशियो होगा वो किसका होगा बेटा, मोलर मास थ्योरेटिकल अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व्ड। इट इज क्लियर टू यू ऑल, यही बेटा रिलेशन किसका होगा, मोलर मास, ये जो रिलेशन होगा वो होगा किसका बेटा, मोलर मास थ्योरेटिकल अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व्ड का भी रिलेशन यही होगा। ठीक है ना, मोलर मास थ्योरेटिकल अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व का रिलेशन ही होगा। आपको पता है बेटा मोलर मास क्या होता है, दैट इज वेपर डेंसिटी अपॉन 2, तो मोलर मास और वेपर डेंसिटी क्या होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये होगा बेटा क्या, वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल अपॉन वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व्ड का फॉर्मूला। ठीक है, तो आप लोग सिंपल याद रखिए कि वेपर डेंसिटी, अगर मान लेते हैं वेपर डेंसिटी जो थ्योरेटिकल है वो है डी, वेपर डेंसिटी जो ऑब्जर्व है वो क्या है बेटा, वो है कैपिटल डी, तो डी अपॉन डी जो होता है वो क्या होता है बेटा, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। क्या होता है, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा होता है, आपको याद रखना है। ठीक है ना, इट इज 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
ठीक है। डी क्या है बेटा, जो स्मॉल डी मैंने लिखा है वो है वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल, कैपिटल डी इज ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है ना। समझ आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है बेटा हम लोग क्या बोल रहे हैं। सिमिलरली अगर आप लोग चाहते हैं डी अपॉन डी इन केस ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, तो एसोसिएशन में डी अपॉन डी जो होता है दैट इज 1 प्लस 1/n-1 इंटू अल्फा होता है। क्या होता है बेटा, इन केस ऑफ एसोसिएशन दिस डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू 1 प्लस 1/n-1 इंटू अल्फा होता है, ठीक है ना। बट यहाँ पे जो अल्फा है वो क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है ना। यहाँ पे जो अल्फा है वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, यहाँ पे जो अल्फा है वो क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान के चलो तुम्हारे पास में स्टार्टिंग में ऐसा समझिए कि आप लोगों के पास में बेटा एक n मोल्स ऑफ ए है, वो एसोसिएट करके an एक मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। इसका स्टार्टिंग का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ए नॉट। इक्विलिब्रियम पे कितना होगा बेटा, ए नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ए नॉट अल्फा बाई एन। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप वो सोचिए कि एन से क्या बनता है बेटा, एक बनता है, तो एक से कितना बनेगा 1 बाई एन। ए नॉट अल्फा से कितना बनेगा, आप बोलेंगे ए नॉट अल्फा बाई एन, ठीक है ना। ए नॉट अल्फा से कितना बनेगा बेटा, ए नॉट अल्फा बाई एन हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। दिस क्लियर टू यू ऑल। बट हम लोग बोलेंगे ए नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा से कितना मिलेगा हम लोगों को, ए नॉट अल्फा बाई एन हम लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ तक शायद आप लोगों को बेटा समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है सर। चलो ये पॉइंट क्लियर आप लोगों को। चलो आपसे पूछो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम अपॉन टोटल मोल्स इनिशियल का रेशियो क्या होगा। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना निकल के आएगा, वो आएगा ए नॉट 1 माइनस अल्फा प्लस ए नॉट अल्फा बाई एन। मोल्स इनिशियल कितना है, ए नॉट है, सब जगह ए नॉट से बेटा ए नॉट गायब हो जाएगा। ये जो आएगा मोल्स एट इक्विलिब्रियम अपॉन मोल्स इनिशियल वही आएगा बेटा। यहाँ से आप लोग अल्फा कॉमन लेंगे तो आएगा 1 प्लस 1/n-1 इंटू अल्फा, ठीक है बेटा। तो क्या आएगा, 1 प्लस 1/n-1 इंटू अल्फा आएगा। और यही जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, वही होता है डी अपॉन डी, ठीक है सर। तो ये वाला भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके बेस से पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये बेटा मैं इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों से मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, द वेपर डेंसिटी ऑफ अनडिकम्पोज्ड N2O4 इज 46 व्हेन हीटेड द वेपर डेंसिटी डिक्रीजेस टू 24.5। बेटा अनडिकम्पोज का 46 है, हीटेड बेटा इसको हीट के तो कितना हो गया 24.5 हो गया। ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ NO2 द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ N2O4 विल बी। तो बेटा आप लोग बोल सकते हैं कि जो वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल अपॉन एक्चुअल होता है वो क्या होता है, 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा होता है, ठीक है। रिएक्शन क्या होगा तुम लोगों के पास में, N2O4 विल बी गिविंग यू 2 मोल्स ऑफ NO2। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने तुम्हारे पास में, यहाँ पे n का वैल्यू कितना 2 है। तो लोग इसमें रख दीजिए बेटा d कितना हम लोगों के पास 46 अपॉन 24.5 1 प्लस 2 माइनस 1 विल बी 1 इंटू अल्फा, ठीक है ना। 46 अपॉन 24.5 विल बी इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू ये जो वैल्यू आएगा दैट इज 1.87। कितना होता है 1.87 होता है, दैट इज 1 प्लस अल्फा। तो अल्फा कितना आ जाएगा 0.87। अल्फा 0.87 मतलब 87% डिसोसिएशन हो। कितना हो गया बेटा 87% डिसोसिएशन हो गया ऑफ N2O4 इंटू NO2, ठीक है सर। एक और क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ में। दैट इज PCl5 गैस गिविंग यू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, इसका Kp दिया है 1.78। फाइंड द डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। आपको क्या पूछते हो बेटा, इक्विलिब्रियम मिक्सचर का डेंसिटी आप बताइए एट अ टोटल प्रेशर ऑफ 1 atm एंड 527 डिग्री सेल्सियस। आपसे क्या बोल रहे हैं बेटा कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर का डेंसिटी बताइए अगर प्रेशर कितना है बेटा
वन एटीएम है और टेम्परेचर कितना है, इतना है, इस रिएक्शन का केपी दिया। डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर पूछ रहे बेटा, आपको पता है पी एम ऑफ द मिक्सचर, पी एम इज टू क्या होता है, डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, पी एम इज टू डी आर टी। तो पी एम ऑफ द किसका चाहिए बेटा, मिक्सचर का चाहिए, डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इंटू आर डी होगा। अगर आपको डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर चाहिए तो बेटा क्या होगा, आपको चाहिए पी मॉलिकुलर वेट ऑफ द मिक्सचर अपॉन आर डी। ठीक है, क्लियर। आपको पता है मॉलिकुलर वेट थ्योरेटिकल अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑब्जर्व्ड जो होता है वो होता है 1 प्लस n माइनस वन इंटू अल्फा के। और जो ऑब्जर्व वाला मॉलिकुलर वेट होगा वही क्या होगा, मिक्सचर का होगा बेटा। और थ्योरेटिकल किसका होगा, PCl5 का, हाँ या ना। थ्योरेटिकल किसका होगा बेटा, थ्योरेटिकल होगा PCl5 का, ऑब्जर्व क्या होगा इस पूरे मिक्सचर का। ठीक है, तो ये बोल सकते हो बेटा मोलर मास ऑफ PCl5 अपॉन मोलर मास ऑफ द मिक्सचर विल बी इक्वल टू n, कितना यहाँ पे बेटा, गैसियस मोल्स कितना है इधर बेटा, प्रोडक्ट का मोल कितना है, 2 है, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको अल्फा चाहिए। देखो यहाँ पे आपको ये नहीं पता था, या आप निकालने गए तो आपको बेटा अल्फा चाहिए, अल्फा आपको पता होगा तभी आप लोग क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ द मिक्सचर निकाल सकते हैं। अल्फा कैसे निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे आप लोग विद हेल्प ऑफ केपी। आपको पता है PCl5 इज गिविंग यू PCl3 प्लस Cl2। इसका स्टार्टिंग अगर 1 मोल है बेटा तो इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये भी कितना होगा 1 माइनस ये होगा बेटा, ये कितना हो जाएगा बेटा एक्स, और ये कितना हो जाएगा एक्स। ठीक है, अगर 1 में से एक्स का तो कितना प्रोड्यूस करेगा, एक्स एंड एक्स प्रोड्यूस कर देगा बेटा। टोटल मोल्स कितना हो जाएगा, टोटल मोल्स हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो बेटा कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो आपसे पूछो मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 कितना होगा, बोलेंगे वो होगा 1 प्लस एक्स, इसका कितना होगा बेटा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। मोल्स को हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, मोल फ्रैक्शन में। आपको पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस जो होता है वो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन टोटल प्रेशर, है ना। और हमें टोटल प्रेशर गिवन है बेटा 1 atm, तो मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट क्यों किया होगा, क्योंकि मैं क्या निकाल सकूं, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकाल सकूं। जैसे मुझे पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा मैं केपी वाले इक्वेशन में पुट कर, क्या चाहिए मुझे, पार्शियल प्रेशर चाहिए। और जैसे ही मुझे क्या मिलेगा बेटा, पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा, मैं उसको केपी के इक्वेशन में पुट कर दूंगा, मैं आंसर निकाल सकता हूँ आसानी से। ठीक है बेटा, तो चलो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटू क्या करेंगे यहाँ पे, इंटू वन इंटू वन इंटू वन, क्या बन गया, सभी गैस का पार्शियल प्रेशर बन गया बेटा। क्या बन गया, सभी गैस का पार्शियल प्रेशर बना दिया हम लोग। अब केपी में रख दीजिए बेटा, केपी क्या होगा, वो होगा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है बेटा, देखो 1 प्लस एक्स से एक 1 प्लस एक्स गया, ये क्या बचेगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको अब लिखिए क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा 1.78। कितना आ जाएगा बेटा, है ना, क्योंकि इसका केपी जो दिया है वो दिया है 1.78, दैट विल बी इक्वल टू 1.78। इसको सॉल्व करेंगे आप, क्या लेकर आ लेंगे, एक्स, एक्स ही क्या है बेटा, एक्स ही अल्फा है, एक्स बोलो या फिर क्या बोलो, इसको अल्फा बोलो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है ना बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता था ना कि 1 माइनस अल्फा गिविंग अल्फा एंड अल्फा, तो आपकी मर्जी, अल्फा बोलो या एक्स बोलो। यहां से हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक्स निकालेंगे, उस एक्स या अल्फा को हम लोग कहाँ यूज करेंगे बेटा, उस एक्स या अल्फा को हम लोग यहाँ यूज करेंगे, तब जाकर हमें मोलर मास ऑफ द मिक्सचर मिलेगा, उसको हम लोग यहाँ यूज करेंगे, हमें डेंसिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो एक ही लाइन का था लेकिन बहुत ही अच्छा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है बेटा। ऐसे ही क्वेश्चन IIT एडवांस पूछता है। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग लेक्चर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट 1 और पार्ट 2 बेटा पूरा देख लेते हैं तो आपको
अच्छे से केमिकल इक्विलिब्रियम समझ में आ जाएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो इसके आगे हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।